तो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। मैं हूं मुंबई में। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे आजकल। मौसम इज़ वेरी नाइस, लाइक इट्स 2025 की बरसात। इट्स अगस्त मंथ, मिडल ऑफ अगस्त एंड वेरी नाइस वेदर। बट हाँ, पहाड़ों में काफ़ी बरसात चल रही है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स काफ़ी चल रही हैं। उत्तराखंड, देहरादून, हिमाचल, ऑल दिस टाइप ऑफ प्लेसेस। मैं भी देहरादून से हूँ, तो आई कैन इमेजिन वहाँ पे भी काफ़ी बादल बादल फट रहे हैं। तो बी सेफ, जहाँ पर आप हो वहीं पर रहो। आजकल ज़्यादा घूमने के प्लान्स मत बनाओ। एंड जो बच्चे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं MUCT की, स्पॉन्सरशिप की, GP रेटिंग की, एंट्रेंस एग्जाम्स की, उनके लिए भी हम लोग यही बोल रहे हैं बार बार कि भाई आप लोग हॉस्टल में रहो या क्लासरूम्स में रहो, इंस्टीट्यूट में रहो, बाहर मत जाओ, घूमने उमने मत जाओ। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स की, जो 2026 में होने वाले हैं। और 2025 में रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड। काफ़ी बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे थे और मेहनत उनकी रंग भी लाई। काफ़ी अच्छी सिलेक्शंस हुए, MUCT की रैंक भी अच्छी आई। बट मूविंग ऑन, अभी जो गया वो गया। अब आने वाला जो है साल, उसके बारे में हम बात करते हैं। 2026 इज़ नॉट वेरी फार नाउ। अगस्त ऑलरेडी आ चुका है और जून में मई में एग्जाम MUCT का कंडक्ट होगा 2026 में। उसी के साथ साथ DNS और BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं MUCT की, उनकी स्पॉन्सरशिप के भी एग्जाम्स होंगे। और स्पॉन्सरशिप लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिना स्पॉन्सरशिप के अगर आप एडमिशन ले लोगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी यहाँ पे एक बात यह है कि स्पॉन्सरशिप लेना ज़रूरी है। बहुत अच्छा हो जाता है स्पॉन्सरशिप लेने के बाद, बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं स्पॉन्सरशिप लेने के बाद। लेकिन स्पॉन्सरशिप लेनी हमें किस कंपनी से चाहिए, किस कंपनी को हमें टारगेट करना चाहिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी को समझाने के लिए मैंने सोचा कि चलो आज लेट्स डिस्कस दिस थिंग। अभी जब आप स्पॉन्सरशिप लेने के लिए जाते हो या स्पॉन्सरशिप की तैयारी करते हो या स्पॉन्सरशिप के एप्लीकेशंस फाइल करते हो या कंपनी के बारे में जानते हो, रिसर्च करते हो कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए तो किस कंपनी से मेरे लिए अच्छा रहेगा स्पॉन्सरशिप लेना, तो कुछ बातें इसमें हमें जानने की ज़रूरत ये होती है कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं, स्पॉन्सर करती हैं स्टूडेंट्स को जो वेरियस कोर्सेज में जाने वाले होते हैं। MUCT वाले कोर्सेज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, जो 3 कोर्सेज़ हैं अपने, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, BSc नॉटिकल साइंस एंड BTech मरीन इंजीनियरिंग। तो ये 3 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसके लिए आपको MUCT भी क्लियर करना है और जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि भाई आप स्पॉन्सरशिप लेके ही जाओ। हालांकि स्पॉन्सरशिप तो और कोर्सेज़ में भी लेके ही जानी चाहिए। GP रेटिंग के लिए भी हम वही बोलते हैं, ETO के लिए भी हम वही बोलते हैं, GME के लिए भी हम वही बोलते हैं। मगर यहाँ पे ये जो कोर्सेज़ हैं इसमें सहूलियत बहुत है, क्योंकि इसमें कंपनीज बहुत सारी हैं जो कंडक्ट कराती हैं एग्जाम्स। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी असिस्टेंस है, कंपनीज की तरफ से काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है जो बच्चों को काफ़ी हेल्प कर देती है, काफ़ी ईजी हो जाता है जॉब सिक्योर करना कोर्स करने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप लिए जाओगे तो ये एक बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी। हालांकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, वो एग्जाम देने में लेट हो जाते हैं या उन्हें पता नहीं होता है कि स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स होने वाले हैं, कौन सी कंपनी कराने वाली है, तो वो फिर MUCT देने के बाद भी तलाशते रहते हैं स्पॉन्सरशिप। मेरे पास भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आते हैं। हम लोग कुछ की मदद कर पाते हैं, बट जब डेट्स निकल जाती हैं तो हम भी उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप किस कंपनी से हमें लेनी चाहिए, किस कंपनी को टारगेट में रखना चाहिए और किस कंपनी से अच्छा रहेगा हमें स्पॉन्सरशिप लेना। देखिए, कंपनीज जो हैं वो 2 तरह की हैं। एक कंपनी तो वो है जो एक्चुअली में रिक्रूट कर रही है लोगों को ट्रेन करने के लिए और शिप पे भेजने के लिए, अपने शिप्स चलाने के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट वो क्रिएट करेंगे, तभी उनके शिप्स अच्छे से रन हो पाएंगे, इंसिडेंट फ्री, एक्सीडेंट फ्री, इंजरी फ्री। अभी एक टाइप की कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए या सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए या सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े बच्चे इकट्ठा करने के लिए स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं। उनको सिर्फ मतलब जो है वो सिर्फ मार्केटिंग से है, पैसे कमाने से है, और ज़्यादा उनके पास शिप्स नहीं है या ज़्यादा उनके पास वेटिंग पीरियड मतलब बहुत है काफ़ी। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है कि भाई आप किस कंपनी में जाना चाहते हो। अब आप उस कंपनी में जाओ जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदे मिले। वो फ़ायदे कौन कौन से होने चाहिए जो हमें सिलेक्शन के टाइम पे समझ लेने चाहिए कि भाई इस कंपनी में अगर हम जाएंगे तो हमारे ये फ़ायदे होने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना अगर आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो फ़ायदा तभी है जब आप स्पॉन्सरशिप लो और आपको ये सारी बेनिफिट्स मिल जाएँ। तो क्या क्या है बेनिफिट्स, जानते हैं। देखो, कंपनी में जब आप सिलेक्शन आपका हो रहा है, स्पॉन्सरशिप आपको मिल रही है, तो वो कंपनी आपको क्या कह रही है बेसिकली कि भाई आपको हमने स्पॉन्सर कर दिया, सेलेक्ट कर लिया है, आप हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बढ़िया कैंडिडेट हो सॉरी, और हमने आपको सिलेक्शन आपका फाइनल कर दिया है। अब आप यहाँ से जाओ, अपना कोर्स करो, जो भी कोर्स आपको करना है, BSc नॉटिकल साइंस है, BTech है या DNS है, कोर्स करो अपना, और उसके बाद आप वापस आ जाओ हमारे पास, हमारे शिफ्ट पे आप काम करो, क्योंकि हमने देख लिया कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमको चाहिए। ये बेसिकली ये कंपनी कह रही है आपको स्पॉन्सर करने के टाइम पे। अब वो कंपनी आपको सेलेक्ट करके बोलेगी कोर्स करो, उनके अपने कॉलेजेस होंगे या एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे, वहाँ से आपको वो कोर्स करा देंगे। जब कोर्स करने के बाद आप निकलोगे तो क्या उस कंपनी के पास इतने शिप्स हैं कि वो आपको विदाउट बहुत ज़्यादा इंतज़ार करे एक अच्छी सी शिप दे सकती है? उसके पास इतने शिप्स हैं कि आपको घर पे बैठना नहीं पड़ेगा 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने, आपको कोर्स करने के बाद 1-2 महीने में शिप मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन तो ये है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई हमें शिप मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? भाई ये तो कोई भी नहीं बता सकता। नहीं बता सकते, हम बताते हैं कैसे इसको ढूंढा जा सकता है।
एक कंपनी जिसके बारे में भी आप रिसर्च कर रहे हो, जब आप उसकी वेबसाइट खोलते हो तो आपको वहाँ पर दिखता है कि उस कंपनी के पास कितने शिप्स हैं, कितने शिप्स उसके अपने हैं या वो मैनेज कर रहे हैं, या टोटल कितने शिप्स ऑपरेशंस में हैं उस कंपनी के। अब जब आप ये चीज़ देखते हो इंटरनेट पे, आपको दिखेगा कि इसके पास इतने सारे शिप्स हैं या इतने कम शिप्स हैं। अगर एक कंपनी के पास लेट्स से 20 शिप्स हैं और एक कंपनी के पास 200 शिप्स हैं, अब आप को ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि जो उसके पास 20 शिप्स हैं उसके पास वैकेंसीज भी कम होंगी, उसके पास शिप्स कम है तो उसके पास चढ़ाने के लिए स्लॉट्स भी कम होंगे शिप के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो जब आपकी ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तो वो कंपनी आपको ये बोल सकती है कि भाई आप अभी वेट करो, अभी स्लॉट नहीं है अवेलेबल, जब कोई साइन ऑफ करेगा तो आपको हम ज्वाइन करा देंगे। तो अब वो साइन ऑफ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20 शिप्स की होगी। वहीं पर एक कंपनी जिसके पास 200 शिप्स है, वहाँ पर स्लॉट आने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये बड़ा ईजिली आप लोग समझ सकते हो। मैं इसमें नंबर ऑफ शिप्स नहीं बताना चाह रहा हूँ, बट एक एस्टिमेट लेके चलो कि अगर किसी कंपनी के पास 60, 70, 80 शिप्स से ज़्यादा है, दैट इज़ डिसेंट इनफ, है ना। लेकिन अब तो आजकल कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास 700 शिप्स भी हैं, 800 शिप्स भी हैं, 500, 600 शिप्स भी हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं। तो उन कंपनीज़ को अगर आप टारगेट में रखोगे, जो कि बच्चे रखते हैं, एक्चुअली हमारे पास भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम पे उनको सबको पता रहता है, ये चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए, कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हो। भाई कंपनी हमारा सिलेक्शन करेगी वो तो ठीक है, चलो उनका क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना पड़ेगा, हमारा भी तो कुछ क्राइटेरिया है। अगर हम कंपनी में जा रहे हैं, हमें काम करना है, हमें पैसे चाहिए, हम अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, सोशल कट ऑफ कर रहे हैं अपनी पूरी लाइफ, तो भाई हमारी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या वो कंपनी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रही है? क्या हमें पैसे अच्छे मिलेंगे, हमें टाइम पे शिप मिलेगा, और जो बेनिफिट्स हैं क्या वो हमें मिलेंगे? बात करते हैं दूसरी वाले बेनिफिट की। तो पहला तो ये हो गया कि भाई आप शिप्स चेक करो कितनी शिप्स हैं उस कंपनी के पास। अगर उसके पास अच्छे शिप्स हैं, ज़्यादा शिप्स हैं, तो आपका वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। आपको जब भी ज्वाइन करना होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार ही ज्वाइन करना होगा, आपको बाद में भी, फ्यूचर में भी जब भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही बोलोगे उनको कि भाई मेरे को शिप चाहिए, लेट्स से 10th ऑफ एनी मंथ मेरे को शिप चाहिए, आपको वो 10th नहीं तो 8th या 12th या 13th या 15th तक शिप दे देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 2 महीने वेट करो, 2-3 महीने के बाद आपका स्लॉट आएगा तो हम आपको छुड़ाएंगे। तो 2-3 महीने तो आपका वेस्ट हो गया ना। अभी आप पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, आप अपने एग्जाम्स भी प्लान करोगे, आप अपना फैमिली के साथ भी ट्रिप्स प्लान करोगे, तो अब 2-3 महीने का जो डिले होगा वो तो सारी चीज़ें खराब कर देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। दूसरी बात, चलते हैं पैसा। पैसा कमाने ही आदमी जा रहा है शिप पे, मैं भी पैसे ही कमाने जाता हूँ। कोई भी नहीं जाएगा दरिया में अगर उसको पैसे ना मिले, सिंपल बात, या उसको कम पैसे मिलेंगे। जितने पैसे वो लैंड पे कमा सकता है, अगर उसको वही पैसे शिप पे मिलेंगे तो वो क्यों जाएगा? फिर तो वो घर पे बैठ के कमाएगा, राइट। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके सीफेयरर्स नहीं हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके सीफेयरर्स आपको मिलेंगे। जैसे इंडिया है, फिलीपींस है, यूक्रेन है, रोमानिया है ना, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान भी इनफैक्ट। तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इकोनॉमी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपको शिप पे और लैंड पे सिमिलर अमाउंट ऑफ पैसा मिले, तो इसलिए शिप पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आप शिप पे जाओगे। अब कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके पास वेजेस या स्टाइपेंड या सैलरीज अच्छी देने की कुव्वत है? कौन कंपनी अच्छी सैलरीज पे कर रही है, कौन कंपनी अच्छे वेजेस पे कर रही है? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? टाइमली वेजेस पे कर रही है। आपका महीना खत्म हो गया, अगर आपके अकाउंट में आपकी सैलरी नहीं आई है तो क्या फ़ायदा है काम करने का? तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं देखना कि भाई ये कंपनी रेपुटेशन वाइज कैसी है, इस कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, लोग कितने काम कर रहे हैं उस कंपनी में। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसकी रेपुटेशन कैसी है, या वो मेरी सैलरी टाइम पे देगी या नहीं देगी, कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है। एक कंपनी के पास अगर 500 जहाज़ हैं, उसके पास इतने सारे लोग हैं, तो वो टाइम पे सैलरी दे रही है, तभी तो वो लोग रुके हुए हैं वहाँ पे। अगर वो टाइम पे सैलरी नहीं देती तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता लोगों को पकड़ के रखना। अगर लोग रुकेंगे नहीं तो 500-600 जहाज़ वो कैसे चला लेंगे? तो वो चला ही नहीं सकते हैं इतने सारे शिप्स। तो अगर उनको शिप्स रन करने हैं तो उनको अपने क्रू का भरोसा जीतना होगा। क्रू का भरोसा जीतने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? टाइम पे सैलरी पहुंचना। टाइम पे सैलरी नहीं पहुंचेगी तो आपका क्रू छोड़ के चला जाएगा किसी भी ऑफिस में। ये चीज़ बड़ी इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं कि भाई इस कंपनी में लोग नहीं हैं, शिप्स नहीं है, तो भाई इसके पता नहीं सैलरी आए ना आए टाइम पे, है ना। यू कैन नॉट से। तो दो चीज़ें हो गई ये। पहला तो हो गया कि भाई उसके पास शिप्स अच्छे नंबर में होने चाहिए, दूसरा हो गया वेजेस। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर होता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड कहने के लिए बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, 2 वर्ड का स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मतलब होराइजन तक है। आप जहाँ तक इसको इलाबोरेट करना चाहो वहाँ तक कर सकते हो। तो इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब हो जाता है कि भाई ये कंपनी के शिप के ऊपर वर्क कल्चर क्या है। अगर आप वहाँ पर जा रहे हो उनके शिप पे और अगर वहाँ का सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, सेफ वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, तो भाई आपकी तो जान को खतरा है। अब वो पैसा किस काम का जो मैं अपनी जान गंवा के कमाऊँ? तो दैट इज़ यूजलेस। तो इसलिए ये चीज़ जाननी ज़रूरी हो जाती है कि भाई इस कंपनी के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं कि नहीं। मैं जब इस कंपनी में जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ, तो मैं ज़िंदा वापस आऊँगा, सही सलामत वापस आऊँगा, इंजरी फ्री वापस आऊँगा, एक्सीडेंट फ्री वापस आऊँगा, हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं होगा मेरा इस वजह से कि भाई मेरी चोट लग जाए क्योंकि एनवायरमेंट अच्छा नहीं है वहाँ का। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? सेफ्टी एनवायरमेंट कैसे पता चलता है? जब आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर लोग मिलेंगे जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं? लिंक्डइन पे बड़ा इजीली आपको मिल जाते हैं रिव्यूज़, कोरा पे आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं। इनफैक्ट आजकल एआई भी आपको काफ़ी अच्छा असिस्ट कर देता है इस मामले में। उसके बाद जो लोग इन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं
उनकी तादाद कैसे समझ में आएगी? मैंने बताया कि भाई अगर ज़्यादा शिप्स हैं तो ज़्यादा तादाद में लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा तादाद में लोग काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने भरोसा जीत लिया। भरोसा एक तो पैसे का था, दूसरा सेफ्टी का भी है। अगर उस कंपनी के पास बहुत सारे शिप्स हैं, बहुत अच्छे शिप्स हैं, नाइसली वो लोग रन कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे इंसिडेंट कम है, क्योंकि अगर इंसिडेंट ज़्यादा होंगे तो उस कंपनी में आदमी नहीं रुकेगा। अगर वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आदमी पैसे के लिए नहीं रुकेगा। पैसे से ज़्यादा जान प्यारी सबको, तो भैया आदमी भाग जाएगा। लेकिन कुछ कंपनी यहाँ पे ऐसी भी हैं जो शिप्स उनके पास बहुत सारे हैं लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उतने बढ़िया नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उन लोगों से बात करके जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप भी ढूंढो, इंस्टाग्राम के रील्स पे मत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के रील्स पे आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, बट इंस्टाग्राम पे आपको वो लोग मिल जाएंगे जो उन कंपनीज में काम कर रहे हैं। XYZ किसी भी कंपनी में आप अगर रिसर्च करना चाह रहे हो, आपको इंस्टाग्राम पे उसका कोई भी क्रू मेंबर या कोई भी ऑफिसर मिल जाएगा। आप उससे थोड़ी सी बात करनी शुरू करो, थोड़ा उससे कॉन्वर्सेट करो और उससे पूछो कि भाई ये चीज़ सही है कि नहीं, भाई यहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, किस तरीके से काम होता है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, इंजरी फ्री एनवायरनमेंट है कि नहीं, सेफ्टी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि नहीं। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई तीनों के तीनों। भाई क्या? पहला तो आपको टाइम पे नौकरी मिलनी चाहिए, दूसरा आपको नौकरी के पैसे मिलने चाहिए, तीसरा आपकी लाइफ की सेफ्टी या आपकी हेल्थ की सेफ्टी, चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी वजह से आप अपनी स्पॉन्सरशिप छोड़ दो, मगर ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। जब आप शिप पे होते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, और जब आप शिप पे से उतर जाते हो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, ये डिसाइड कैसे होता है किस कंपनी में आप हो, वो चीज़ ये डिसाइड करती है। अगर आप किसी छोटी कंपनी में हो जिसके पास थोड़े से ही शिप्स हैं, वो लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सैलरी भी टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, आपको जॉब भी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे, तो उनके बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं? बेनिफिट्स भी नहीं होंगे उनके। तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अभी मेरी वाइफ, मैं शिप पे था, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अभी हॉस्पिटल का जो बिल था वो 1 लाख रुपये था। अभी मेरी वाइफ क्योंकि हॉस्पिटलाइज थी, उसको उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो कौन भाग दौड़ करता है ना। तो उसमें क्या हुआ, कंपनी स्टेप ली और कंपनी ने सारा का सारा पे करा इंश्योरेंस से। आई नेवर हैड टू पे इवन अ सिंगल पे। मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया उसमें। 1 लाख रुपये के आसपास का बिल आया था। अब उस टाइम पे जब मैं शिप पे हूँ, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, उस टाइम पे कंपनी अगर हेल्प करती है मेरी, तो भाई मैं तो उस कंपनी के साथ फेथफुल रहूँगा, डेफिनेटली रहूँगा, क्योंकि भाई मेरी एब्सेंस में उन्होंने मेरा काम कर दिया। मैं अगर हॉस्पिटल में किसी को भेजना था तो उन्होंने भेजा, अगर हॉस्पिटल के बिल्स का टेक केयर करना था उन्होंने करा। कर तो मैं भी सकता था वहाँ से, लेकिन मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती कम्युनिकेशन करने में, हॉस्पिटल के साथ, मेरी वाइफ के साथ सारी चीज़ें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती। कंपनी अगर आके ये सारी चीज़ें निपटा देती है, मेरा तो काम ही खत्म हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस ने वो सारा पैसा पे कर दिया, मेरी जेब से कुछ भी नहीं गया। तो हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपकी फैमिली होती है, आपके हॉस्पिटल के बिल्स आ जाते हैं ज़्यादा, उस टाइम पे आप घर पे भी नहीं होते हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद अगर घर पे कोई ज़रूरत ऐसी पड़ जाए इमरजेंसी में, जब आपकी ज़रूरत है और आप नहीं हो, तो कंपनी को अगर आप एक कॉल करोगे या आपकी फैमिली एक कॉल करेगी, कंपनी अपना एक आदमी भेजेगी जो ये सारी सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करेगा और थोड़ा ईज़ ऑफ कर देगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म कर देगा, बट एटलीस्ट असिस्ट करेगा, ईज़ ऑफ कर देगा। 4 चीज़ें हो गई। फिफ्थ चीज़ पे आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट फिर भी ज़रूरी है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या हो जाता है? हेल्थ बेनिफिट तो अलग मैंने इसलिए रखा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल हेल्थ केयर जो है वो बहुत महंगा हो चुका है इंडिया में। अगर आप 2-3 लाख रुपए महीने के भी कमा रहे हो और आपका हॉस्पिटलाइजेशन पर मंथ का किसी ना किसी का फैमिली मेंबर का हो रहा है, तो 1 लाख रुपए तो आजकल नॉर्मल चले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपके पास बचेगा ही क्या, है ना। तो इसलिए हेल्थ केयर को मैंने अलग रखा था। एडिशनल बेनिफिट्स में जो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, भाई एक तो ट्रैवल बेनिफिट्स हैं। आप ट्रैवल जो आप कर रहे हो उसके एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे कि नहीं ज्वाइनिंग के लिए या और भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। दूसरा, ट्रैवल में आपकी क्वालिटी क्या है ट्रैवल की। कुछ कंपनीज आपको ऑटो से भेजना चाहेंगी या बस से भेजना चाहेंगी, कुछ कंपनी आपको फ्लाइट से भेजना चाहेंगी, वो जो है क्वालिटी मैटर करती है यहाँ पर। तीसरा चीज़, आपकी जो एडिशनल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जब आप शिप पे हो तो आपके पास MLC वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, MLC में क्या आ जाता है कि भाई शिप के स्टैंडर्ड्स क्रू के लिए रेस करने होते हैं उनको, कि भाई क्रू शिप पे जिम होना चाहिए, शिप पे इस तरीके की बेडिंग्स होनी चाहिए, रूम्स इस तरीके से होने चाहिए। तो एक बहुत सारे रेगुलेशन का एक किताब उन्होंने बना दी है। तो क्या कंपनी MLC कंप्लाइंट है कि नहीं, ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें मैंने बताई। इसमें आपको सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद पता चल जाएगा इजीली कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की। ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई आपको, हर पॉइंट को 1 नंबर दो और हर कंपनी के बारे में जिसमें भी आप स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो और एक नंबर देते जाओ कंपनी को। अगर कंपनी को 4 नंबर आप दे पा रहे हो, समझो वो बहुत बढ़िया कंपनी है। बड़ा इजी मैंने तरीका बता दिया आपको। अगर आप 5 में से 4 नंबर दे पा रहे हो किसी भी कंपनी को, तो वो बहुत बढ़िया कंपनी है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको आप 4 नंबर इजीली दे पाओगे, क्योंकि इंडिया में शिपिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है, मैरीटाइम एक बहुत अच्छा सेक्टर है, बिकॉज सी फेयरर्स बहुत सारे हैं। इंडिया के सी फेयरर्स की डिमांड है पूरी दुनिया में। बहुत सारे ओनर्स जो हैं वो इंडियंस को शिप देने पर बहुत अच्छा भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग पुराने शिप्स भी अच्छे से चला लेते हैं। जो शिप्स बाकी नेशनैलिटी के लोग नहीं चला पाते हैं, उनको बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, वो शिप्स हम लोग बड़े ईजिली चला लेते हैं।
लेते हैं। और है यही, इंडियंस के पास बहुत सारे पुराने शिप्स हैं, ओनर्स ने बहुत पुराने जहाज़ दे रखे हैं, 20-20, 25-25 साल पुराने जहाज़ दे रखे हैं, 30 ईयर्स के भी पुराने जहाज़ दे रखे हैं, वो भी चला रहे हैं हम लोग। तो इंडियन सीफेयरर्स की बहुत अच्छी डिमांड है, लेकिन डिमांड है एक अलग बात है, आपको अपनी सेफ्टी, अपने बेनिफिट्स, अपनी रिक्वायरमेंट भी देखनी चाहिए। कंपनी की रिक्वायरमेंट अच्छी बात है, आप फुलफिल करो, बट क्या वो कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, ये भी देखने वाली बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसा चीज़ है जो और पूछने की या डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप आ जाओ इंस्टीट्यूट देहरादून में, या फिर कॉल कर लो, नंबर्स आपको दिख रहे हैं। और अगर आ जाओगे फेस टू फेस मेरे से बात करोगे, तो फिर हमारी डिस्कशन ओवर द कॉफ़ी बड़ा अच्छा हो जाएगा। और मेरे को अच्छा भी लगता है जब सब लोग आते रहते हैं, मिलते हैं और बातचीत होती है इस बारे में, क्योंकि मैं एक बहुत पुराना सीफेरर हो चुका हूँ अभी, और मुझे अच्छा लगता है सीफेयरिंग के बारे में, मैरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में लोगों से बात करना, उनको गाइड करना, उन्हें समझाना क्या सही है क्या नहीं। आप आओ, बात करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। गुड लक, जय हिंद।